देश की सबसे पुरानी पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस ईवीएम को लेकर अक्सर सवाल खड़े करती है। इसी को लेकर दीप कमल पत्रिका के संपादक श्री पंकज झा ने व्यंग्यात्मक आलेख लिखा है। पेश है उसका ऑडियो वर्जन। दिनांक 3 दिसंबर 2018 की वो बड़ी ही सर्द शाम थी। कांग्रेस के लिए शायद अब खुशनुमा गर्माहट लिए ऐसी शाम आना संभव नहीं दिखता। भारत के 3 बड़े और महत्वपूर्ण राज्यों का चुनाव परिणाम आया था। क्षेत्रफल की दृष्टि से उसे लगभग आधे भारत का जनादेश मिल गया था। कोरोना की तीसरी लहर की तरह उसे आप कांग्रेस की अंतिम लहर कह सकते हैं, जब तीनों राज्यों में कांग्रेस की जीत हुई थी। छत्तीसगढ़ में तो भाजपा का सफाया जैसा ही हो गया था। लगातार 15 वर्षों से चली आ रही भाजपा की सत्ता राजस्थान और अविभाजित मध्य प्रदेश से भी समाप्त हो गई थी। परिणाम स्वयं कांग्रेस के लिए भी अप्रत्याशित ही था, विशेषकर तब जब 6 महीने बाद ही लोकसभा का भी चुनाव होना था। तब भाजपा के लिए यह परिणाम राष्ट्रीय स्तर पर भी कितना निराशाजनक रहा होगा, इसकी कल्पना की जा सकती है। भाजपा ने हमेशा की तरह जनादेश को स्वीकार किया। कोई बहानेबाजी नहीं, किसी तरह का कोई भी ईवीएम दोष नहीं। कहा कि कमियां रही होंगी, उसे दूर करने की पूरी कोशिश होगी। अत्यधिक विनम्रता से उसे स्वीकार कर अगले दिन से ही काम पर लग गई भाजपा। खूब बारिश हुई थी अगले दिन। जाड़े की बारिश हाड़ कंपकपा रही थी। उधर पार्टी में समीक्षा का दौर शुरू हो गया। 3-4 दिन बाद ही पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करने के विरुद्ध कांग्रेस द्वारा राज्यसभा में मत देने के खिलाफ भाजपा ने आंदोलन शुरू कर दिया। उससे संबंधित प्रेस वार्ता लेने पहुंचे कार्यवाहक हो चुके मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को इस पंक्ति के लेखक ने कहा भी कि जीती हुई पार्टी अभी तक मुख्यमंत्री भी नहीं चुन सकी है और आप विपक्ष के रूप में अपनी भूमिका में सक्रिय हो गए। हमेशा की तरह मुस्कान के साथ ये भी जुट गए थे और भाजपा भी। आगे की कहानी इतनी पुरानी भी नहीं कि उसे दोहराया न जाए। 5 वर्ष लड़ी भाजपा, तीनों राज्यों में फिर से जनादेश मिला। विष्णुदेव साय के रूप में छत्तीसगढ़ को लोकप्रिय पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिला। बहरहाल इसके उलट कड़ी सौदेबाजी के बाद मात्र 2.5 वर्ष के लिए मुख्यमंत्री चुने गए भूपेश बघेल भी कांग्रेस जनित काम पर जुट गए थे। ईवीएम की भर्त्सना करते हुए एक बार तो नए मुख्यमंत्री ने यह हास्यास्पद बयान तक दे दिया कि जानबूझकर तीनों राज्यों में कांग्रेस को जिता दिया गया ताकि आगे ईवीएम का दुरुपयोग किया जा सके। कांग्रेस सरकार अपने वादे पूरे करने की जगह अपनी हठधर्मिता पर कायम रही। ईवीएम का विरोध करना उसका एजेंडा जैसा हो गया था। आज भी जब झारखंड में एक जूनियर दल के रूप में ही सही कांग्रेस को सरकार बनाने का अवसर मिला है, तब भी वो अपने गठबंधन के साथ अपने ईवीएम विरोधी रुख पर कायम ही है। वास्तव में अगर कांग्रेस मतपत्रों से चुनाव कराने की पक्षधर होती तो देश भर में ये करा लेना उसके बाएं हाथ का खेल होता। वो 2018 के परिणाम की एक अवसर के रूप में उपयोग कर सकती थी। उसे करना बस ये होता कि वो एक स्टैंड लेती और कहती कि क्योंकि उसे इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो तीनों जगह सरकार नहीं बनाएगी। उसके सभी नए विधायक इस्तीफा देंगे। भले ही ये बात पहली नजर में अतिरेक भरी लग सकती हो, लेकिन ऐसा अन्य संदर्भ में कांग्रेस एक बार कर चुकी है। सन 2004 में कांग्रेस को केंद्र में जनादेश मिला था। उस समय विदेशी बहू का विषय चल रहा था। विपक्ष तो विदेशी भूमि पर पैदा हुई नेत्री का प्रधानमंत्री बनने को लेकर विरोध कर ही रहा था। यहाँ तक कि इसी विषय पर कांग्रेस में भी दो फाड़ हो चुकी थी। शरद पवार, तारिक अनवर समेत अनेक नेता कांग्रेस का विभाजन कर अपनी नई पार्टी भी बना चुके थे। लेकिन सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री बनने से इनकार कर एक तीर से कई निशाने साध लिए थे। विदेशी बहू का मुद्दा भी समाप्त हुआ। एक सिख मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री बनाकर वे कांग्रेस पर चिपके सिख नरसंहार के दाग को भी तनिक ही सही हल्का करने में कामयाब रही। भाले का यह दांव केवल रणनीतिक रहा हो और एनएसी के अध्यक्ष के रूप में सोनिया जी अगले 10 सालों तक सुपर पीएम बनी रही, लेकिन काम तो कर ही गया था उनका एक कदम। जिसने भी ऐसी तब कांग्रेस नेतृत्व को सलाह दी होगी, उनकी राजनीतिक समझ की दाद देनी होगी। लेकिन आज अयोग्य और संदिग्ध कम्युनिस्ट सलाहकारों से घिरी कांग्रेस ऐसे किसी कदम की सोच भी नहीं सकती। अगर कांग्रेस में तब की तरह ही रत्ती भर भी समझ रखने वाला कोई होता तो 3 राज्यों में जीतने के बाद सरकार बनाने से इनकार करने मात्र से कांग्रेस ईवीएम के विरुद्ध एक नैतिक शक्ति पैदा कर लेती, या इस मुद्दे को जिस तरह आज मजाक बनाकर रख दिया गया है उससे मुक्ति पाती। लेकिन येन केन प्रकारेण सत्ता हासिल करने को अपना मकसद बना चुकी आज की कांग्रेस से ऐसी कोई उम्मीद करना भी बेमानी है।
उसके लिए ईवीएम या ऐसे तमाम विरोध महज अराजकता पैदा करने का एक उपकरण के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये जानते हुए भी कि तेजी से विकसित हो रहे इस गलीबाल तकनीकी युग में समय के पहिए को घुमाना न संभव है और न ही उचित, पर वो अपने ही विचारधारा से विलग होकर हर उस काम को करने के लिए विवश है जिसका कभी वो वकालत करती थी। आप सर पीट लेंगे, तर्क पर तर्क देते जाएंगे, लेकिन कांग्रेस के चेहरे पर हर बार विमर्श में भी पराजित होते हुए भी पार्टी के चेहरे पर आपको शिकन तक नहीं दिखेगी। वो बस लगी रहेगी किसी छिपे एजेंडे के तहत काम करने के लिए। कांग्रेस के कुछ लोगों का तर्क है कि इन्हें चुनाव में कथित छोटे राज्य दे दिए जाते हैं, जबकि बड़े राज्यों में इन्हें हरा दिया जाता है। गोवा, झारखंड, तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इन सभी राज्यों में जहां पिछले 5-6 वर्षों में इन्हें जीत मिली, वो सभी राज्य इनकी नजर में महत्वहीन ही हैं। लगभग 45 बार विभिन्न न्यायालयों द्वारा ईवीएम की प्रमाणिकता के विरुद्ध दायर वाद को रद्द किया जा चुका है। दर्जनों बार चुनाव आयोग भी इन्हें मशीन को हैक करने का अवसर दे चुकी है, लेकिन हर बार इनके दावे खोखले साबित हुए हैं। बावजूद इसके फिर नए सिरे से लोकतंत्र को बदनाम करने में जुट जाना इनकी विश्वसनीयता को बुरी तरह संदिग्ध बना रहा है। ऐसा नहीं है कि इन्हें गर्त में जा रही अपनी साख का अनुमान नहीं है, बिल्कुल है, लेकिन ये जानते हैं कि इनके पास अब कोई भी विषय ऐसा रहा नहीं है जिस पर इन्हें जन समर्थन मिले। ऐसे में लगभग हर मोर्चे पर परत परास्त कांग्रेस देश को अस्थिर करने में लगी शक्तियों से हाथ मिलाने समेत विभाजनकारी राजनीति में लगी रहती है। अगर आज भी ये सच्चे अर्थों में ईवीएम के विरुद्ध हैं, इनका इसके विरोध के पीछे कोई ऊपर वर्णित अन्य ध्येय नहीं है, तो आज भी ईवीएम के द्वारा बनी अपनी सरकारों का इस्तीफा दिलाकर कांग्रेस को एक स्टैंड लेना चाहिए। भाजपा संगवारी से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर टैप करें। लाइक और शेयर करना ना भूलें।